नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यह प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ ये भी आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हो। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता कि ज्ञान हासिल करके कुछ आमदनी ही की जाए। ज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति और विकास अच्छी तरह से कर पाए। आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। हम में से सभी व्यक्ति हिस्ट्री से थोड़ी बहुत परिचित अवश्य होंगे। यदि आप नहीं होंगे या बहुत कम होंगे तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम प्राचीन भारत के हर एक छोटे बड़े टॉपिक की चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे और साथ ही साथ मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत जायज़ है। अगर आप नहीं करते हैं सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी का कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो गाइस, चलते हैं हम आज के टॉपिक प्राचीन भारत पर चर्चा करते हैं हर एक छोटे बड़े पॉइंट को। हिस्ट्री के पितामह हेरोडोटस को हमारी तरफ से सादरणीय प्रणाम। मैं जो अभी प्राचीन भारत पर चर्चा करने जा रहा हूँ, यह विभिन्न पुस्तकों की ज्ञान को एकत्रित कर मेरा सेल्फ स्टडी का नतीजा है। मगध सम्राट में बहुत सारे वंश आए, लेकिन मगध सम्राट को महत्वपूर्ण स्थान देने वाला एक वंश था। वो वंश का नाम था हर्यक वंश, जिसका स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश को पितुहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जितने भी सम्राट बने हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर अधिकार किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह वंश का रीति रिवाज था कि गद्दी पर बैठने वाले पिता की हत्या कर जाए, बल्कि होता ये था कि जब कोई सम्राट था तो उसका पुत्र, मान लीजिए जब उसका कार्य था तो उसका पुत्र आधे से अधिक उम्र उसका बीत जाता था। मतलब पिता के राज्य होते हुए भी पुत्र का आधे से अधिक राज्य बीत जाता था। तो पुत्र क्या करता था, अपने पिता की हत्या कर देता था और गद्दी पर अधिकार कर लेता था, ताकि मेरावी काल जल्दी आए। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की संस्थापना किया और महत्वपूर्ण राजघरानों से वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यह बहुत ही अच्छे और नेक शासक साबित हुए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध के ये बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब महात्मा बुद्ध एक बार बीमार पड़े थे तो इन्होंने अपने राजवैद्य, जिनका नाम जीवक था, उनको उनके उपचार के लिए भेजा था। तो महात्मा बुद्ध जीवक के उनके उपचार के लिए भेजा था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो, या आप सुन रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, आपको याद रहेगा। और उसके बाद क्या हुआ, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में करके गद्दी पे अधिकार कर लिया था। अजातशत्रु का नाम का ही मतलब होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अजातशत्रु कट्टर साम्राज्यवादी था। इसने अंग प्रदेश को छल या जो भी कहिए बल से जीत के मिला लिया था। इसने 2 नए हथियार युद्ध में सर्वप्रथम बार प्रयोग किया था। पहला हथियार था रथ मसूल मतलब ये कि रथ के अंदर बहुत सारे तीर कमान हुआ करते थे और भीतर से छोड़ा करते थे। एक और था महाशिला कटक। इसमें बहुत बड़ा बड़ा शिला का शिला लेके फेंक दिया करता था सैनिक पे। अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु को 460 ईसा पूर्व में उदयनी ने मार डाला, जो कि उसका पुत्र था। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर्यक वंश को पितुहंसा वंश क्यों कहा गया है। यही पॉइंट है कि जितने भी सम्राट बने वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे। तो बेचारा अजातशत्रु का कार्यकाल मात्र 32 वर्ष तक ही चला था। उसके बाद राजगद्दी पे उदयनी आके राज करना स्टार्ट कर दिया था। 460 ईसा पूर्व में उदयनी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे अधिकार किया था। उदयनी ने पाटलिपुत्र नामक शहर का संस्थापना किया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। उदयनी जैन धर्म को मान्यता देता था। उदयनी को नागदशक ने मार डाला, जो कि उसका पुत्र था। समझ रहे हो, पितुहंसा वंश का नियम ही ऐसा था। तो राजगद्दी पे कौन बैठा था, नागदशक। अब नागदशक के बारे में चर्चा करते हैं। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में मार के और मगध के गद्दी पे शिशुनाग वंश की संस्थापना किया था। हर एक वंश का सबसे अंतिम सम्राट नागदशक ही था। इसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ। तो 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश चला था। शिशुनाग वंश का संस्थापना शिशुनाग ने खुद किया था।
शिशुनाग वंश का संस्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व नाग दशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम सम्राट, को हत्या करके और शिशुनाग वंश का संस्थापना किया था। तो नए राजवंश का निर्माण हुआ। तो शिशुनाग ने क्या किया, राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्रा से वैशाली लेके चला गया था। आपको पहले बता चुके होंगे कि पहले हर्यक वंश की राजधानी गृहवज्र थी। उसके बाद क्या हुआ, पाटलिपुत्रा का संस्थापना करके पाटलिपुत्रा, उदयनी ने संस्थापना करके पाटलिपुत्रा बनाया। शिशुनाग ने क्या किया, पाटलिपुत्रा से वैशाली कर लिया था। शिशुनाग के बाद गद्दी पे कालाशोक आया, जो कि उसका पुत्र था, उत्तराधिकारी या जो भी कहिए। कालाशोक को पुराण में काकवर्ण भी कहा गया है। कालाशोक साम्राज्यवादी विचारधारा का था और यह बहुत ही योग्य शासक था। कालाशोक क्या किया, अपनी राजधानी पूर्ण वैशाली से पाटलिपुत्रा लेके चला गया। मतलब ये अपनी ताकत का परिलम्ब किए। जो पिता क्या किया, पाटलिपुत्रा से वैशाली, और पुत्र ने वैशाली से पूर्ण पाटलिपुत्रा स्थापना किया था। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के ही काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में, दूसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, कालाशोक के काल में। कालाशोक के बाद गद्दी पाया नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम सम्राट था। नंद वंश का संस्थापना महापद्मानंद ने किया था। नंद वंश का राज्य का मुख्य क्षेत्र ओडिशा तक विस्तार था। महापद्मानंद को एक राज भी कहा गया है। महापद्मानंद को शुद्ध कुल का माना गया है। उनका 8 पुत्र था। 8 पुत्र में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया था। सबसे छोटा भाई घनानंद गद्दी पे अधिकार किया था। घनानंद के काल में महान सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। महान सिकंदर के बारे में हम एक नई वीडियो में बतला देंगे, या पीछे हम कुछ वीडियो छोड़ चुके हैं, आप उनमें सिकंदर के बारे में जान सकते हो। तो हुआ क्या, तो घनानंद बहुत ही अयोग्य सम्राट साबित हुआ था, क्योंकि यह हर वक्त भूख विलाप में व्यक्त रहा करता था। घनानंद अपने दरबार में एक महान पंडित या विद्वान जो भी कहिए, चाणक्य का बहुत ही भयानक अपमान किया था। कहा जाता है कि उनके सखा पकड़ के उनको धक्का दे दिया गया था और सभा में तमाशा बना दिया गया था उनके अपमान को लेकर। तो चाणक्य जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं इस राजगद्दी पर किसी योग्य सम्राट को न बैठा दूं, तब तक मैं अपने सखा को बांधूंगा नहीं। तो चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को मदद किया घनानंद को हराने में, और नंद वंश का नाश करवा दिए। नंद वंश का सबसे अंतिम सम्राट घनानंद था, जो कि बहुत ही योग्य सम्राट था। आप समझ सकते हो, सिकंदर जब आक्रमण किया था तो उस समय में पोरस झेलम नदी पार नहीं करने दिया, इसके लिए युद्ध भी किया, वो भी महापुरुष था। लेकिन एक यह था जिसे यह पता भी था कि महान सिकंदर आक्रमणकारी ये हमला कर चुके हैं, और यह नाच या मुजरा देखा करते थे। इसीलिए चाणक्य इनके पास बोलने के लिए गए थे कि भारत संकट में है, पर इन्होंने क्या किया, चाणक्य को बहुत ही भयानक अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने के लिए पूरी जी और जान लगा दिए और उसको बैठा भी दिए थे। तो उसके बाद मौर्य वंश का संस्थापना हो गया था। तो चलते हैं मौर्य वंश के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में बस नंद वंश के ही बारे में, कल हम मौर्य वंश को लेकर न्यू वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मौर्य वंश काफ़ी बड़ा है और मुझे लग नहीं रहा है कि मौर्य वंश एक वीडियो में हो पाएगी। इसीलिए हम मौर्य वंश की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। तो मैं पूरा आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम बहुत ही कम उम्र के स्टूडेंट होते हुए भी कुछ करने को सोच रहे हैं। तो सबसे पहले सीख तो आपको यही मिलती होगी कि जब एक छोटा सा उम्र, मात्र 19 वर्ष का लड़का कुछ करने को चाह रहा है, तो आप तो हमसे बड़े या हमसे छोटे जो भी होंगे, तो आपको एक सीख तो ज़रूर मिलती होगी कि लाइफ में कुछ हमेशा इंसान को करना चाहिए। एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को बहुत से कम समय व्यर्थ कीजिए। हर वक्त पढ़ाई पे, ये उम्र इंसान की एक उम्र होती है। 18 से लेकर 25 तक की उम्र में इंसान को पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यही एक ऐसा उम्र है जहां आप ज्ञान हासिल कर सकते हो। उसके बाद आपके लाइफ में जितना जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, वैसे वैसे चीज़ अनुघटना या घटना होती रहेगी। इसीलिए इंसान को कभी भी अपना टाइम को व्यर्थ नहीं करना चाहते। आप अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे इतना कंफर्म है कि आपको कुछ सीख मिलती ही होगी। सबसे पहला सीख तो आपको यही मिलती होगी कि यह लड़का अपना सेल्फ स्टडी के बहाना से ही कुछ करना चाह रहा है, वो भी पढ़ाई लिख के। ईश्वर ने मुझे रूप भी नवाजा है, पर हम रूप का यूज ना करके अपना जो भी नॉलेज है, मेरे माता पिता ने मुझे जो भी सिखाया है वो चीज़ का हम यूज कर रहे हैं। ईश्वर ने मुझे रूप दी है, ऐसा नहीं कि मैं देखने में हैंडसम नहीं हो, ईश्वर ने बनाया है,
बट उसका यूज ना करके हम अपना पढ़ाई पे यूज़ कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिन जाते जाते मैं काफ़ी अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि अपने टाइम को व्यर्थ ना करें, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ गलत कह दिए होंगे उसके लिए सॉरी।